कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है काश तुम हाउसवाइफ होती। इसकी लेखक हैं सीमा सिंह। निशा और अमित आज एक ही साथ ऑफिस से घर लौटे थे। अमित ऑफिस से आते ही फ्रेश होने चला गया और वापस आकर सोफे पर बैठ सुस्ताने लगा। तो उधर निशा कपड़े बदलने के बाद सीधा रसोई में गई और चाय नाश्ता बनाने लगी। ऑफिस में आज बहुत काम था निशा के पास। मन ही मन वह सोच रही थी, कोई आराम करने को कह दे तो सीधा जाकर सो जाए। लेकिन ये सब निशा के लिए एक सपना था। एक औरत की थकान भी भला किसी को दिखाई देती है, और दिख भी जाए तो कोई मदद करने नहीं आता। निशा चाय नाश्ता बनाकर हॉल में लेकर आई। तभी सासू माँ, जो 3 वर्षीय आरुष को पार्क लेकर गई थी, वो भी आ गई। आरुष अपनी माँ को देखते ही उनके गले लग गया। निशा भी उसे प्यार से बाहों में भरकर दुलार करने लगती है। इसके बाद निशा अमित से बोली, अमित तुम सब्जी बाहर से ऑर्डर कर दो, रोटी मैं बना लेती हूँ। आज मैं बहुत थक गई हूँ, ज़्यादा कुछ भी बनाने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ, और मुझे कल के लिए प्रोजेक्ट भी तैयार करना है। कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी। क्या यार निशा, खाना बनाने में समय ही कितना लगता है। हर दूसरे दिन बाहर का खाना खाना पड़ता है। इससे फालतू का खर्चा भी होता है, और स्वास्थ्य के लिए बाहर का खाना बिल्कुल ठीक नहीं रहता। मुझसे तेज मिर्च मसालों वाला खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता। अब तुम रसोई में जाओ और खाना बनाओ। अमित, ये बात मैं भी जानती हूँ, मेरी मजबूरी भी समझो ना तुम। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अब क्या मैं बीमार भी नहीं पड़ सकती। मेड के हाथों का खाना तुम खाना नहीं चाहते, इसीलिए ऑफिस से थक हार कर आने के बाद भी सबके लिए मैं खाना बनाती हूँ। क्या हुआ जो कभी कभार बाहर का खाना खा भी लिया तो। जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तब भी तो बाहर का खाना खाकर ही आते हैं। निशा, खाना बनाने के समय तुम्हारी तबीयत खराब है और प्रोजेक्ट बनाने के लिए नहीं। जब तबीयत खराब में प्रोजेक्ट बन सकता है तो खाना क्यों नहीं बन सकता। अमित की बात सुन निशा बुरी तरह झुंझला उठी और बोली, अमित अब मैं रोटी भी नहीं बनाऊंगी, रहो भूखे। जब तुम बीवी की बात नहीं समझ सकते तो अब इतना भी बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ये क्या तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हो। आरुष सब देख रहा है, कुछ तो शर्म करो तुम दोनों। छोटी सी बात को इतना बढ़ा देने से क्या होगा। खाना मैं बना लूँगी, लेकिन तुम दोनों ऐसे लड़ो मत। इतना बोल विमला जी किचन की ओर बढ़ गई। अमित ने उन्हें रोका और बोला, माँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर देता हूँ बाहर से खाना ऑर्डर। काश निशा हाउसवाइफ होती तो ये सब झेलना नहीं पड़ता। सही कहती थी आप, औरत घर रहे तो अच्छा है, वरना पूरे परिवार को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। अमित की बातें सुन अब निशा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। दर्द से सिर फट रहा था, इसीलिए चुपचाप कमरे में चली गई और दवाई लेकर लैपटॉप पर काम करने लगी। आरुष को बगल में बिठा लिया और उसे साथ साथ होमवर्क भी करवाने लगी। उधर विमला जी ने अमित से कहा, देख अमित, बहू जब ठीक होती है तो सारे काम करती ही है। आज उसकी तबीयत खराब है, तुम्हें भी उसकी हालत को समझना चाहिए। जितना काम तुम दफ्तर से करके आते हो, उतना ही काम वो भी करके आती है। बस तुम दोनों में फ़र्क इतना है कि तुम दफ्तर से आकर सीधा आराम करने बैठ जाते हो और वो बेचारी किचन में चली जाती है। तुम पति हो उसके, अगर तुम ही हालत नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। जब वो घर रहती थी तो तुम चाहते थे कि बाहर जाए और घर में 4 पैसे कमा कर लाए। तुम्हें सहारा देने के लिए ही तो वो नौकरी करने लग गई, लेकिन तुम अब भी संतुष्ट नहीं हो। तुम्हें उसकी तनख्वाह तो चाहिए, लेकिन ना तुम उसकी मदद करना चाहते हो
और ना उसकी मजबूरी समझना चाहते हो। तुम खुद को उसकी जगह रखकर देखो एक बार बेटा। माँ की बातें सुनने के बाद अमित का गुस्सा काफ़ी हद तक शांत हो गया था और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तभी खाना भी आ गया। अमित ने खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया और निशा को बुलाने कमरे में आया। अमित को देखते ही निशा का गुस्सा आंसू बनकर बहने लगा, तो अमित ने उसे बाहों में भर लिया और बोला, आई एम सॉरी, रियली सॉरी निशा। आज का दिन मेरा बहुत ही ख़राब गया था, इसीलिए सारा गुस्सा खाने के बहाने तुम पर निकल गया। मुझे भी तुम्हारी मजबूरी समझनी चाहिए थी। आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अमित। मैं नहीं चाहती कि इन छोटी छोटी बातों की वजह से हमारे बीच दूरियां आए, लेकिन आज मेरा दिल बहुत दुख रहा है। एक तो ऑफिस में इतना काम था, ऊपर से कल के लिए प्रोजेक्ट तैयार करना था। सिर भी दर्द से फटा जा रहा था। अब बताओ ऐसे में मैं क्या काम करती। मेरा भी दिल करता है आप सभी को प्यार से अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊं। बोलते बोलते निशा का गला भर आया और वो चुप हो गई। सब समझता हूँ निशा, गलती हो गई मुझसे। चलो अब खाना खा लो। अमित की आंखों में पछतावा निशा को दिख रहा था। उसने भी बात को आगे ना बढ़ाते हुए अमित को माफ़ कर दिया। इसके बाद सभी ने मिलकर खाना खाया। अपने परिवार को साथ बैठे हंसता मुस्कुराता देख विमला जी भी खुश थीं। आज उन्होंने अपनी समझदारी से बेटे बहू का घर बचा लिया था, वरना ये छोटी छोटी बातें एक दिन बड़ा रूप ले लेती हैं और रिश्तों में दूरियां ले आती हैं। दोस्तों, लड़ाई झगड़े हर पति पत्नी में होते हैं। कई बार ये लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे में ज़रूरत होती है किसी तीसरे इंसान की, जो इनके बीच में आए और लड़ाई झगड़े सुलझा दे। विमला जी जैसे समझदार लोग जिस घर में होते हैं, वहाँ बड़ी से बड़ी समस्याएं भी चुटकियों में सुलझ जाती हैं और आपसी रिश्ते हमेशा बने रहते हैं। हम सभी को हमेशा परिवार की वो कड़ी बनने की कोशिश करनी चाहिए जो रिश्तों को जोड़े रखती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। अब हम सुनेंगे एक और कहानी। इस कहानी का नाम है ओ ये कौन सी बला है। इसकी लेखक है चांदनी झा। सर पकड़ लिया रितिका ने। ओ अब ये कौन सी बला है। साहिल भी इतना परेशान करेगा उसने कभी सोचा नहीं था। उसका नन्हा भतीजा साहिल 4 साल का बहुत नटखटी और शरारती है। रितिका की शादी भी 4 साल पहले हो चुकी है। जब रितिका की शादी हुई उसके बाद साहिल का जन्म हुआ, तो बहुत ज़्यादा घुली मिली नहीं है रितिका साहिल से, पर भतीजा है तो प्यार तो बहुत आता है उस पर। रितिका नौकरी करती है। उसका ऑफिस ससुराल से नज़दीक है और मायके से थोड़ा दूर। फिर भी रितिका मायके से ही ऑफिस जाना पसंद करती है। रितिका की माँ ने कहा कि रितु बेटा, तुम यहाँ रहोगी तो दामाद जी वहाँ अकेले पड़ जाएंगे और तुम्हारे ससुराल से ऑफिस भी तो नज़दीक है। रितिका ने कहा, मम्मी, शादी के बाद क्या बेटी इतनी बोझ हो जाती है। उसका यहाँ रहना तुम्हें बुरा लगता है। समझा करो तुम कि मैं वहाँ क्यों नहीं रहना चाहती। वो जेठ जेठानी के बच्चे और कभी कभी तो ननद के भी बच्चे आ जाते हैं और उन सब के कोलाहल के बीच मेरे सर में दर्द होने लगता है। ऑफिस का काम ठीक से नहीं कर पाती हूँ और तुम अपने दामाद जी के बारे में चिंता मत करो। एक तो उसकी भाभी उसका पूरा ख्याल रखती है, दूसरा घर में कई नौकर चाकर हैं। हाँ बेटा, नौकर चाकर और भाभी के साथ ही ज़िंदगी कट जाए तो फिर लोग शादी क्यों करेंगे। उसकी माँ ने कहा,
पति का ख्याल जितने अच्छे से पत्नी रख सकती है, अन्य कोई नहीं रख सकता। दरअसल रितिका 3 महीने से लगातार अपने मायके में ही रह रही थी। पहले तो 8-10 दिन महीने में यहाँ रहती और बाकी ससुराल में, पर अब तो लगातार यहीं रह रही है। तो रितेश ने अपनी सास और सलहज को फ़ोन कर कर कहा कि आज रितिका मेरे भाई के बच्चों के कारण मायके में रह रही है। कल को उसका अपना बच्चा होगा तो वो कैसे मैनेज करेगी। और रितिका का कहना है कि भाभी अपने बच्चों को जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए छोड़ देती है। जी, आपको तो पता ही है बच्चों का स्वभाव चंचल होता है। बच्चे शरारतें करते हैं, बदमाशियाँ करते हैं, उलझनें बढ़ाते हैं और उनके चंचल स्वभाव को ज़्यादा दबाव देंगे तो बच्चों का आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाएगा। साथ ही रितिका के ऐसे स्वभाव जो बच्चों के साथ खेलती भी नहीं है। मेरे घर वाले भी उसके बारे में अच्छी सोच नहीं रखते। मेरी बात तो वो समझती नहीं है मम्मी। आप लोग उसे समझाएं कि वह अपने घर को अपना ही समझे, ना कि पराया। बच्चों से दोस्ती करे, बच्चों को प्यार दे और अपनी ज़िंदगी में अपनी महत्वाकांक्षा से आगे दूसरी चीज़ों को भी प्राथमिकता दे। रितिका की माँ और रितिका की भाभी भी ये चाहती थी कि रितिका अपने घर में रहे, अपने परिवार पर ध्यान दे, काम करे, पर अन्य चीज़ों पर भी वह सजग रहे, न कि एक काम के कारण अन्य चीज़ों से कटकर रहे। बच्चों में, रिश्तों में, परिवार में दिलचस्पी ले। पर रितिका तो जैसे शादी को बस एक औपचारिकता समझती है। अपनी सोच, अपनी आज़ादी, दूसरों की भावनाओं को कहाँ उसने ज़्यादा समझना चाहा। रितेश की बातों से रितिका की माँ और भाभी पूरी तरह सहमत थी। रितिका की भाभी अर्चना रितिका का बहुत ख्याल रखती थी। साहिल को समझाती रहती थी कि बुआ को परेशान न करे, उसे उनके ऑफिस का काम करने दे। साथ ही रितिका के खाने पीने का ख्याल भी रखती थी। पर रितेश की बातों से उनकी आंखें खुली। वो लोग समझ गए कि यदि रितिका को यहाँ ऐसा माहौल मिलता रहेगा तो वह कभी अपने ससुराल से नहीं जुड़ पाएगी। रितेश से भी दूरियां बढ़ती जाएगी। रितिका की माँ समझ रही थी कि मायके का माहौल अपना सा होता है हर लड़की के लिए, पर ससुराल से भी रिश्ता बनाना ही होता है, अपना लगाव बढ़ाना होता है, नए जुड़े रिश्तों का ख्याल रखना होता है। पर रितिका तो अपनी सारी जिम्मेदारियों से भाग रही है, परिवार से दूर हो रही है। साथ ही जब तक जिम्मेदारी परिवार की नहीं आएगी, लोग न ही समझदार बन पाएंगे, ना ही जिम्मेदार। और अपना घर, अपना परिवार एक अलग आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि रितिका को अपने परिवार से लगाव बढ़ाना चाहिए। अब अर्चना रितिका को खाने पीने का बोलकर अपने कमरे में चली जाती थी। साहिल को भी अब बुआ के साथ बदमाशियाँ करने के लिए नहीं रोकती थी और प्यार से समझाती थी कि रितिका अपने ससुराल में ही रहे। रितिका अब साहिल की बदमाशियों से परेशान होने लगी। भाभी आप साहिल को समझाइए प्लीज़। देखिए ननद रानी, साहिल अभी बच्चा है, अभी इसके ज़्यादा रोक टोक से यह कुटित हो जाएगा। आप कभी कभार यहाँ आती थी तो मैं इसे रोक लेती थी, पर हमेशा यहीं रहेंगी तो कितना रोक पाऊँगी। रितेश से जब सारी बातें रितिका ने कही तो रितेश ने कहा तुम्हारे ससुराल से तुम्हारा ऑफिस नज़दीक है, फिर भी तुम अपनी सुविधाओं के लिए भाभी और साहिल के परेशानी का कारण बनती हो, जबकि यहाँ तुम्हें मैं बहुत मिस भी करता हूँ। रितिका को परेशानी शब्द से याद आया कि सच बात है, हमेशा उसने अपनी परेशानी का ही ख्याल रहता है, दूसरों की परेशानी को उसने कभी समझा ही नहीं। रितिका का स्वाभिमान जागा और उसने फैसला किया कि वह कल ही अपने ससुराल चली जाएगी। वह हर रिश्ते को समय देगी, हर किसी की भावनाओं को समझेगी और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़ेगी, और सबसे ज़्यादा अपने रितेश से यूं दूर न रहेगी। रितिका की नासमझी समझदारी में बदल गई।
मित्रों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर दें।